नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज स्टार्ट करते हैं सीटेट मैथ का पढ़ाई का सीरीज 2। इससे पहले आपको सीरीज 1 में मैं कुछ क्वेश्चन कराए होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज के सीरीज में कराते हैं सीटेट का मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखिए, जो पेडागागी होता है ना, उसको बारीकी से क्वेश्चन को समझते चलिए और पूरा पूरा वीडियो को ध्यान से पूरा बारीकी से देखें और एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। देखिए, 15 नंबर का जो आता है पेडागागी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए, ये यदि बात करें मैथ्स की, तो ये प्राइमरी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जूनियर में जो लेते हैं, साइंस लेते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ भी आपका आता है मैथ्स। तो उसमें भी जो आती है 20 नंबर की पेडागॉजी, वो यहाँ से भी आपको बहुत काम करेगा वहाँ पर। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना भी वीडियो जाए यूट्यूब पर, उसको बारीकी से पूरा ध्यान से देखते जाएं। देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्न विधि में सूत्र एवं नियमों की सहायता ली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए, गणित के में यदि बात करें तो दो इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं गणित में। एक होता है आगमन, एक होता है आगमन और एक होता है निगमन विधि। देखिए, दो विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमेशा। इसे एक आगमन और दूसरा निगमन। तो देखिए, आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि का मतलब कि ऐसी विधियां जिसमें केवल पहले उदाहरण बच्चों को दिया जाता है, फिर उदाहरण के बाद फिर उदाहरण के बाद उन्हें नियम बताए जाते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए ये आगमन विधि है, तो इसमें किसी बच्चों को पहले क्या बताया जाएगा? पहले उदाहरण, फिर नियम बताए जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। यह प्राइमरी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है। और निगमन विधि है, यह उच्च स्तरीय बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, कौन सी विधि में सूत्र एवं नियम की सहायता ली जाती है? तो क्या होगा इसका? निगम विधि। क्या हो जाएगा इसका? निगमन। सूत्र और नियम की सहायता किस में ली जाती है? तो निगमन में। आगमन में सूत्र नियम का नहीं, इसमें उदाहरण की मतलब सहायता ली जाती है। और याद रखिएगा, प्राथमिक के लिए आगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए, डिसकैलकुलिया एक विकार है जो संबंधित है। देखिए, डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से, सांख्यिकी गणना से, आर्थिक गणना से और विज्ञान प्रत्ययों से। तो देखते हैं कि डिसकैलकुलिया क्या होता है। देखिए, अधिगम अक्षमता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। और अधिगम अक्षमता के कुछ प्रकार विशेष तौर पर होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेजिया, डिसकैलकुलिया। तो देखिए, डिसकैलकुलिया को देखिए कैसे समझेंगे। पहले क्या आता है? CAL आता है ना। पहले क्या बनता है? देखिए, गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? कैलकुलेटर। क्या प्रयोग होता है? कैलकुलेटर आता ना है। उसमें क्या करते हैं हम? गुणा भाग जितने भी हैं, ये गणितीय संक्रिया करते हैं। तो देखिए, डिस को हटा दीजिए और क्या पढ़ेंगे? तो कैलकुलिया को क्या पढ़ेंगे हम? कैलकुलेटर। उसको पढ़ेंगे कैलकुलिया को समझने के लिए। तो देखिए, डिस तो सब में लगा रहेगा। डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। तो डिस को हटाकर पहले इसको पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेगा? कैलकुलिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गणितीय गणना में विकार। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। देखिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि तो कैलकुलिया को क्या पढ़ सकते हैं? तो कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर में क्या होता है? गणितीय संक्रियाएं होती हैं। तो उसे क्या समझ जाएंगे कि डिसकैलकुलेट का मतलब क्या होता है? गणितीय गणना में विकार या गणितीय संक्रियाओं में विकार। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक एक को ध्यान से समझते जाइए। देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाँ, गणित शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त साधन होते हैं। देखिए, गणित शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुचि उत्पन्न करने एवं ज्ञान। देखिए, ऑप्शन इसका मूल्यांकन संबंधी, शिक्षक साधन, सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम संबंधी। देखिए, थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं कि देखिए,
यदि गणित शिक्षण में रुचि उत्पन्न करना होना बच्चों को, तो देखिए रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मूल्यांकन समझ, तो ये मूल्यांकन से रुचि उत्पन्न करने में कोई सहायता नहीं होती, कोई योगदान नहीं होता, तो इसको तो पहले काट देंगे। फिर है शिक्षक साधन, तो देखिए शिक्षक जो साधन प्रयोग करता है तो वो सहायक सामग्री में आता है, ये भी गलत है क्योंकि नीचे ऑप्शन दिया है सहायक सामग्री। और पाठ्यक्रम समझ, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सहायक सामग्री, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट होगा, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए इसकी सहायक सामग्री क्या होती है, सहायक सामग्री से ना उसमें रुचि उत्पन्न होता है, किसी भी विषय वस्तु में बच्चों को रुचि आता है, उनको सीखने में और अधिक आकर्षण उत्पन्न होता है सहायक सामग्री से। और देखिए यदि एक बात करेंगे दौरा सिंह कोठारी हैं, तो देखिए दौरा सिंह कोठारी ने क्या बताए थे कि सहायक सामग्री से ना शिक्षण में क्या उत्पन्न होती है, तो शिक्षण को और जबरदस्त बनाया जा सकता है। एक वर्ड प्रयोग किए थे रिवोल्यूशन, मतलब शिक्षण में क्रांति लाई जा सकती है सहायक सामग्री के सहायता से ही। ये दौरा सिंह मतलब कोठारी जो अपना दिए थे उसमें ये प्रस्ताव दिए थे अपना, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो शिक्षण सामग्री होती है ना सहायक सामग्री, उससे विषय वस्तु में और शिक्षा में तो रुचि उत्पन्न तो होती है, साथ साथ में जो शिक्षण क्रिया है उसमें क्रांति लाई जा सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर देते हैं इसके बाद अगला है, देखिए शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु मूल्यांकन होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि बात करेंगे आप या सीसी कंप्रहेंसिव एंड, हाँ जिसे द कंटिन्यूटी इवेल्युएशन, सीसी आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उसका नाम है। ये सीटेट की दृष्टि से समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीसी मूल्यांकन होता है। और देखिए पहले बात करेंगे तो मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है रचनात्मक, दिया हुआ है नाम दिया हुआ है, तो देखिए एक को करते हैं आर रचनात्मक, एक होता है योगात्मक। तो थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताते हैं कि देखिए क्या होता है रचनात्मक मूल्यांकन और क्या होता है योगात्मक। देखते हैं, देखिए हाँ पहला क्या जो लिखे हैं आर से मतलब रचनात्मक, देखिए एक को बोलते हैं रचनात्मक, एक को बोलते हैं योगात्मक। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन आई देखिए एक किसके भाग हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के, सीसी के। रचनात्मक मूल्यांकन आरंभिक मूल्यांकन को कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा है अभी किसी विद्यालय में जा रहा तो उसका टेस्ट होता है, शुरुआती दौर पर यदि टॉपिक पढ़ाने से पहले होता है टेस्ट होता है, तो उसे बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। और याद रखिएगा ये टोटल दोनों मूल्यांकन मिला के 10 माह का होता है। कै माह का, 10 माह का। 2 माह की छुट्टी होती है गर्मी की, वो शीतकालीन और जी ग्रीष्मकालीन को निकाल देते हैं, 2 माह का वो होता है। और दोनों की पूरा अवधि की बात करें तो दोनों की अवधि कितनी होती है, तो 10 माह की। और देखिए रचनात्मक मूल्यांकन आरंभिक मूल्यांकन होता है और योगात्मक मूल्यांकन अंतिम मूल्यांकन होता है। मतलब टीचिंग पूरा खत्म होने के, मतलब पढ़ाई पूरा खत्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए सेमेस्टर का परीक्षा वो होता है ना, और वो ये अनुअल होता है परीक्षा, उसे बोलते हैं योगात्मक। और जो बीच बीच में जो होता है टेस्ट उसे बोलते हैं रचनात्मक। तो ये तो एक बात को ध्यान रखिएगा। देखिए शिक्षा अधिगम में सुधार हेतु देखिए योगात्मक को ही बोलते हैं संकल्पनात्मक, याद रखिएगा यह नाम दे दिया है। तो योगात्मक को ही क्या बोलते हैं, संकल्पनात्मक। तो ये समझ आ गया ना कि क्या होता है रचनात्मक मूल्यांकन, आरंभिक मूल्यांकन। इससे बच्चों की वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं होती है, एक बात और याद रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन से बच्चों में के अंदर वास्तविक ज्ञान की जांच या परख नहीं हो पाती है। और लेकिन योगात्मक मूल्यांकन से वास्तविक जांच की परख होती है, क्योंकि बच्चा पूरा सिलेबस पूरा कवर करने के बाद टेस्ट होता है। तो देखिए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले रचनात्मक बाद में संकल्पनात्मक। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। समझ आया, पहले क्या होता है मूल्यांकन रचनात्मक, फिर बाद में संकल्पनात्मक। ये समझ आएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कक्षा 8 की शिक्षिका ने बच्चों से कहा कि वे भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। इस कार्य से ब्लूम के किस ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होगी। देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वे भारतीय गणितज्ञों पर जो क्या बनाना है, प्रस्तुतिकरण बनाना। तो देखिए जब कोई
बच्चा ना किसी के जीवनी पर या किसी के जो जीवन में कुछ अच्छा योगदान किया है, कोई साइंटिस्ट है उस पर यदि कोई बनाता है प्रस्तुतिकरण, तो पहले उसका पूरा क्या करता है, विश्लेषण करता है। क्या करता है, पूरा विश्लेषण। और याद रखिएगा ब्लूम की टेक्सोनॉमी में विश्लेषण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ये भी है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। इसके बाद देखते हैं अलग, देखिए क्वेश्चन अगला है। देखिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। देखिए गणित की पाठ्य पुस्तक में, देखिए क्वेश्चन को यदि बारीकी से समझेंगे ना तो आप लोग की समझ जरूर बढ़ जाएगी और क्वेश्चन हल करने का तरीका पकड़ लेंगे। देखिए क्योंकि ये पेडागॉजी है, ये रट्टा कभी नहीं कर सकते इसको, या कोई याद नहीं कर सकता। अगर सोचेंगे कि हम याद कर लें चाहिए रट्टा मान ले तो बहुत मुश्किल है। इसको समझना चाहिए हमेशा और समझ बढ़ानी है। देखिए समझ कैसे बढ़ेगी, बस क्वेश्चन को हल करते चलें साथ साथ में। और जितना मतलब बोले उसको ध्यान से बारीकी से ईयरफोन लगा के सुनिए बस। देखिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। देखिए तार्किक क्रम में, अभी आपको इसे पैरेलल वीडियो में मैं पढ़ाए थे कि देखिए तार्किक क्रम क्या होता है, रीजनिंग, और रीजनिंग इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहले देखिए जिसे गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, तार्किक क्रम में, अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो जो हम, देखिए जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है ना, यदि मान लीजिए आप आगे चल के बनेंगे, राइटर बन जाएंगे, किसी विषय के राइटर, मान लीजिए कोई मैथ का कोई किताब निकाल रहा है, तो जब वो किताब निकाल तो उसमें से क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। तो क्या क्या बातें जानते हैं, तार्किक क्रम में। ऑप्शन इसका ए सही होगा। देखिए तार्किक क्रम का मतलब कि देखिए बच्चों को हमेशा क्या ध्यान मतलब देना चाहिए कि वो ये ध्यान दे कि पहले हमको अपने तर्क के आधार पर सवाल मिलते जाएं, पहले आसान फिर उससे कठिन फिर उससे कठिन, ऐसे उसका लेवल हो, तो उसे बोलते हैं तार्किक क्रम में विकास करना। ऑप्शन इसका ए ये सही होगा, ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अगला। देखिए निम्न में से कथन सत्य है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है पहले समझ जाइए। यदि किसी संख्या का चिन्ह पलट दें, समझ रहे हैं, चिन्ह पलट दें तो उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गणित में। देखिए योगात्मक प्रतिलोम होता है और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ध्यान से सुनिए, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का चिन्ह पलट देना, जैसे 1 है 1, तो इसका क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, चिन्ह पलट दे -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस था, चिन्ह पलट देंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की कौन सी होती है जो एक से जाए, जो एक से शुरू होती है अनंत तक, तो सभी का होता है, तो सही है कथन। देखिए 0 सबसे छोटा पूर्णांक है, ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। तो 0 से छोटी संख्या क्या होती है, -1 -2 सारी होती हैं, तो ये तो गलत है। ये ऑप्शन इसको काट दीजिए, ऐसी गलत है। विभिन्न पूर्णांकों का योग 0 नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये तो है ना। तो देखिए ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा, कथन कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम होता है। अभी देखिए जो बताएं आपको गुणात्मक प्रतिलोम ना, तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम सीधे उल्टा कर देते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या मान लीजिए 1/2 है, 1/2 कोई संख्या लिखा हुआ है, अब पूछेगा कि इसका क्या बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताएंगे, तो सीधे क्या बता देंगे, 2/1 सीधे 2/1 कर देंगे, इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन ये गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, बस चिन्ह पलट देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हाँ, यदि कोई शिक्षक चाहे तो कठिन से कठिन विषय को छात्रों को सरलतापूर्वक अधिगम करा सकता है। ऐसा वह तब कर पाएगा जब, देखिए एक शिक्षक चाहे तो कठिन से कठिन विषय को छात्रों को सरलतापूर्वक अधिगम करा सकता है। ऐसा वह तब कर पाएगा जब, देखिए ऑप्शन को ध्यान से पकड़िए और देखिए जो भी आपको समझ में आया ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन जरूर बताया करें। देखिए छात्र से अपने अनुसार कार्य करा सके, छात्र के माता पिता के सहयोग से शिक्षक स्वयं को प्रेरित करके, देखिए
अब आसन पर ध्यान से समझते हैं कि यदि कोई शिक्षक चाहे तो कठिन से कठिन विषयों के छात्रों को सरलतापूर्वक अध्ययन करा सकता है। तो देखिए इसके लिए देखिए छात्र से अपने अनुसार कार्य करा सके। छात्र से देखिए ये तो एकदम गलत है। ये देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर हैं आप तो आप छात्रों से अपने जो कहेंगे वो छात्र करेंगे। अध्यापक के अनुसार छात्र कभी नहीं मतलब चल सकते हैं, हमेशा नहीं चलेंगे, चलेंगे लेकिन हमेशा नहीं। और कब नहीं चलेंगे? जब कोई बालक सृजनशील बालक होगा। जैसे जो बालकों के अंदर खुद से कुछ करने की क्षमता होती है, समस्या समाधान मतलब हाँ स्वयं से करने का प्रयास करते हैं, वे बालक शिक्षक के हर मतलब कहे अनुसार नहीं चल पाते। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ऐसे ही। अब देखते हैं सेकेंड, छात्र के माता पिता के सहयोग से। ये विषय है देखिए, यहाँ बात किया है कठिन विषय की, न तो छात्र के माता पिता के सहयोग से थोड़ा हो पाएगा कि नहीं। हम किसी बच्चे को मान लीजिए गणित नहीं सीख रहा है तो इसका मतलब कि उसके पिता और माता का सहयोग करेंगे नहीं, शिक्षक स्वयं को प्रेरित करेगा। देखिए ऑप्शन इसका सी बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वयं को प्रेरित करेगा मतलब अपने आप को छात्रों की समस्याओं को समझाने के लिए अपने आप को प्रेरित ढालेगा, अपने आप को प्रेरित करेगा कि हम कैसे उनको कठिन से कठिन विषय सिखाएं, कैसे अपने आप को उस रूप में ढालें ताकि बच्चे कठिन से कठिन विषय को सीख पाएँ। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। फिर देते हैं इसके बाद क्वेश्चन अगला है। देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि हाँ देखिए क्वेश्चन पूरा बारीकी से स्क्रीन पर आएगा तो थोड़ी सी समझ भी आप लोग की बनेगी। देखिए हाँ, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? देखिए अनुशासन याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ आपको देखिए बता रहे हैं रियलिटी। देखिए जो गणित विषय होता है ना, विषय जो होती है गणित की, उसमें सबसे अधिकांश समस्या ऐसे बच्चों की होती है ना कि उनको जल्दी गणित समझ में नहीं आता है। यदि छात्रों की बात करें, अधिकांश मतलब जो मतलब ये छात्राएं होती हैं जिनका गणित बड़ा कमज़ोर होता है, अधिकांश की बात कर रहे हैं, उनका मतलब गणित में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। अधिकांश छात्राएं ऐसी होती हैं तो गणित की कक्षा में वो डिसिप्लिन अपना खो देती है, मतलब अनडिसिप्लिन बिहेवियर। जैसे देखिए यदि आप कक्षा में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना तो आप अनुशासन अपना खो देंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखिए अनुशासन जो अधिगम वातावरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? देखिए ध्यान से इसे समझिए। बच्चों को उनके पाठ रट कर याद कराने में, देखिए सीट का एक क्वेश्चन भी है, आइए तो एकदम इसको काट दीजिए, एकदम गलत मान दीजिए। ये बात एकदम समझ में रखिएगा कि जो बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, तो रट्टा मारना ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, कहीं भी पेडागॉजी में आ जाएगा तो उसको पहले ही काट दीजिएगा क्योंकि रट्टा मारना हमेशा गलत वर्ड होता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और माइंडर करने हेतु, देखिए ये इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इसका बी एकदम सही है कि देखिए बच्चों को अपनी शिक्षा के विनियमित और माइंडर करने के। देखिए क्या होता है माइंडर, पहले ध्यान से समझिए। देखिए कंप्यूटर का नाम सुने होंगे, कंप्यूटर में होता है मॉनिटर, जिसका काम क्या होता है कि आउटपुट देना, रिस्पांस को देना। देखिए रिस्पांस को देने का मतलब कि देखिए रिस्पांस का मतलब कि यदि आप कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो बच्चे कितना सीख पाएँ और कितना नहीं, उसका जो आउटपुट देना उसे बोलते हैं मॉनिटर। जैसे देखिए यदि आप बच्चों को पढ़ाएं और उसके बाद आपके बाद कोई आकर टीचर बच्चों का टेस्ट ले, ये या फिर कोई एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में बच्चा कितना अच्छा कर पाए हैं इसे बोलते हैं आउटपुट, और इसे बोलते हैं टीचिंग में मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर। तो देखिए अनुशासन में ना, अनुशासन यदि देखिए यदि अनुशासन में बच्चे हैं तो वो अपना मॉनिटर बहुत सही करते हैं, मतलब वो आउटपुट बहुत अच्छा देते हैं, उनको सीखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। इस बात देखिए क्वेश्चन अगला है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा हो जाए। देखिए पेडागॉजी ना, पेडागॉजी का क्वेश्चन हमेशा बहुत बड़ा बड़ा होता ही है, एक पेज पर एक क्वेश्चन आएगा ही। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए पाठ्य पुस्तक की सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा? देखिए सबसे अच्छा वर्णन करता है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। सेकंड है
वे कक्षा में उपलब्ध साधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक की बात किया है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब देखते हैं, देखिए पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन। अब पहले देखिए ऑप्शन डी देखते हैं, जो आप लोग को लगे वो कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन भी लिखते रहिएगा। देखिए पहला डी बात करते तो डी तो एकदम ऐसी गलत है, क्योंकि देखिए एक माता पिता और शिक्षकों को मार्गदर्शन पाठ्य पुस्तक से कैसे आएगा। शिक्षक तो पहले से ही मैच्योर होता है। ये छात्र की बात करते तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो सकता था कि यदि छात्र को क्या प्रदान करता है, मार्गदर्शन तो हो सकता था, लेकिन अध्यापक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। अब देखते हैं, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि पूरे भारत में एक तरह का सहायक सामग्री चलती, एक तरह के यदि पाठ्य पुस्तक चलता, तो ये ऑप्शन आपका सही होता, क्योंकि जो राज्य में चल रहा है वहीं राष्ट्र में चल रहा है। जो सेंट्रल का बोर्ड है वहीं राज्य का भी बोर्ड है, सभी की मतलब पाठ्य पुस्तक एक है, तो क्वेश्चन सही रहता कि दोनों में समानता निभाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग अपना बोर्ड भी है और प्रत्येक राज्य अपना अलग अलग किताब भी चलाती है, और एक सेंट्रल की बुक अलग चलती है एनसीईआरटी की। तो याद रखिएगा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। देखिए तो ये तो मतलब में से एक है, एक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। लेकिन देखिए सबसे सुटेबल आंसर इसका ऑप्शन ए से। देखो वे संसाधन रही संदर्भ में से आवश्यक अधिगम साधन बना। देखिए ये पाठ्य पुस्तक अधिगम को आवश्यक संसाधन के रूप में प्रदान करते हैं, तो ये ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए क्वेश्चन अगला है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर। देखिए निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। देखिए स्मरण करना, पहले बात तो ये समझ जाइए, गणित की कक्षा में रट्टा मारना, याद करना, क्वेश्चन को रीड करना, लिखना, ये सब जल्दी मतलब देखिए ये सब छात्रों का गुण कभी नहीं होना चाहिए। और ये अध्यापक के तौर पर आप बच्चों में इस तरह का गुण भी नहीं करेंगे विकसित। हाँ तो क्या करेंगे, याद रखिएगा। देखिए गणित की कक्षा में करना क्या है, अतार्किक चिंतन और स्मरण करना। मतलब यदि कोई सवाल बच्चों को दे दिया गया है गणित का, बच्चा को तो पहले उस पर बच्चे क्या करें, मतलब सोचे, स्मरण करें, तर्क करना, तर्क और अतार्किक करे, उस पर वो करे, चिंतन करे, मतलब पहले सोचिए कि कैसे हल होगा। देखिए जो बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चन हल करने का दो तरीका होता है। देखिए पहला तरीका होता है कि वो सवाल देखकर तुरंत लगते हैं हल करने, तो ऐसे बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ऐसे गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जो दूसरा बच्चा होता है वो सवाल देखता है क्वेश्चन गणित का, तो पहले हल नहीं करता, पहले उस पर स्मरण करता है, पहले सोचता है, तो वो बच्चा जल्दी उस पर अपनी पकड़ बना पाता है। तो देखिए इसमें से कौन सी विधि है, तो एक आती है मिश्रित विधि, एक आता है विचार साचार्य विधि। देखिए विचार साचार्य विधि तो स्पष्ट है, मिश्रित विधि जिसमें तर्क और सॉल्यूशन, याद रखिएगा, जिसमें तर्क और अभ्यास दोनों शामिल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित विधि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों सही हो जाएगा इसमें। हाँ इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए मतलब एक कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है ना, इसका वर्णन सबसे अच्छा कौन करता है। देखिए आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये तो ऐसी गलत है, तो देख भी रहे हैं कि आराम के लिए जगह बनाना, ये तो एकदम इसको काट दीजिए, ऐसे भी गलत है। सेकंड देखिए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, ये कुछ हद तक ठीक है मान लीजिए, लेकिन एकदम सही नहीं है। अभी आपको समझा रहे हैं कि क्या अंतर होता है, इसको भी काट दीजिए। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। देखिए ये भी कुछ हद तक सही नहीं लग रहा है। अब देखते हैं, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको भी काट दिए। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, ये सही है। हाँ देखिए
ये पहले एक एक को थोड़ा सा देखते आते हैं। देखिए बारीकी से पहले कि एक, हाँ जैसे देखिए एक ही टीचर को पहले करना क्या चाहिए। पहले देखिए जो पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम ये पहला लक्ष्य होता है कि आप अपना पाठ्यक्रम समय से पूरा करें। समय से पूरा करने का मतलब कि आप जैसे जब भी पेपर होता है, जैसे जैसे सेमेस्टर का पेपर हो या तिमाही या छमाही या वार्षिक, तो उससे कुछ दिन पहले पूरा हो जाए सिलेबस, और उसके बाद बच्चों को पर्याप्त समय मिले दोहराने का। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देखिए पहले इसको देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाना। देखिए ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पहले याद रखिएगा ये टीचिंग की बात कर रहा है। अनुशासन कौन कौन भी बना सकता है, केवल टीचर नहीं। जो जो खिलाता है बच्चों को खेल, जो होता है इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं, निर्देशक, वो भी फील्ड में क्या, हाँ, बच्चों को क्या करता है, अनुशासन बनाना रखने के लिए देता है निर्देश। तो यह केवल टीचिंग के लिए सही नहीं हो पाएगा, ये सबके लिए सही हो जाएगा। इसलिए सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस बार देखते हैं क्वेश्चन अगला है। हाँ देखिए, बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियाँ बना लेते हैं। इस संदर्भ में देखिए, बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियाँ बना लेते हैं। देखिए इस संदर्भ में शिक्षक को देखिए, बच्चों की युक्तियों पर ध्यान न देकर अपनी बनाई पाठ्य योजना को पूरा करना चाहिए। बच्चों की युक्तियों को समझाना तथा उनमें साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना चाहिए। बच्चों को ऐसा न करने के लिए एक लंबा भाषण देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रक्रिया की कड़ाई से पालन करने के लिए बच्चों को प्रेरणा देना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक में जो दी, हाँ अब देखिए जिसे दिया हुआ है कि सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियाँ बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा एक एक को देखिए समझते हैं। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन को, कुछ ऑप्शन को पहले ही काट देते हैं। देखिए जैसे बच्चों को ऐसा न करने के लिए एक लंबा भाग, देखिए तो ये तो एकदम गलत है। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे अपने से जो यदि प्लानिंग करते हैं तो उनको उनको कभी नहीं इनकार करना चाहिए। तो ये तो ऐसी गलत है। फिर सेकेंड है, देखिए फिर फोर्थ है कि पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रक्रिया की कड़ाई से पालन करने के लिए, ये भी एकदम गलत है। क्योंकि कभी भी हम बच्चों पर फोर्स नहीं देना दे सकते। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ये भी गलत है। देखिए बच्चों की युक्तियों को समझना और उनके साथ उन पर चर्चा संबंध स्थापित करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। देखिए हमेशा बच्चों की युक्तियों, जो देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना हल प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो पहले उनको समझिए, फिर उन पर चर्चा करिए और संवाद करिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कक्षा में। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। फिर क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन करता है। देखिए शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन क्या करता है। देखिए हाँ, शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान पर बल देना चाहिए। देखिए फिर यहाँ आ गया बल देना, एकदम ऐसे ही काट दीजिए, क्योंकि कभी भी पाठ्य पुस्तक या कभी भी टीचिंग में बल तो देते ही नहीं है, ये तो एकदम गलत। देखिए बल करने देना है, बस ये याद रखिएगा। अगला है, शिक्षक को अपने अभिलेखों का रख रखाव परिश्रम पूर्व करना चाहिए, ये भी गलत है। रख रखाव परिश्रम पूर्व, देखिए ये कोई खेती तो है नहीं, ये कोई तो आपको कोई ऐसा तो काम नहीं है जिसमें से पूरा मतलब परिश्रम पूर्व करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए याद रखिएगा, पठन पाठन का कार्य एक आकर्षण का कार्य होता है, एक इंजॉयमेंट का कार्य होता है। बच्चों को उत्साहित करते हुए सिखाइए। एक शिक्षक की सामान्य आवृत्तियाँ बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु हाँ शिक्षक को बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए तो ये भी देखिए, प्रतियोगिता मतलब हर जगह संभव नहीं हो पाएगा। जिसे प्रतियोगिता के लिए बच्चों में बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हर जगह ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतियोगिता से भी क्या उत्पन्न होता है, द्वेष की भावना होती है उत्पन्न बच्चों में। देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सुटेबल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। एक शिक्षक की सामान्य अभिवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए। हाँ याद रखिएगा, बच्चों में हमेशा राष्ट्र गौरव और राष्ट्र के प्रति सम्मान का गुण इस तरह का विकसित करना चाहिए बच्चों में हमेशा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब देखते क्वेश्चन अगला है। हाँ देखते हैं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है।
और जानते हैं ये तो कंप्यूटर से रिकॉर्ड हो रहा है। यदि मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में कभी क्वेश्चन आ नहीं पाएगा स्क्रीन पर। देखिए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ावा देती है, यह कथन है। देखिए, याद है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन मैथ में आते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों की अधिगम अनुभव को, देखिए, सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और यह स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अनुभव को बढ़ावा देती है। तो इस देखिए, यदि एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो उसके लिए बच्चों को ना सही होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अनेक प्रकार के कौशल सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आप दिए, उसको 10 बच्चे 10 तरह से हल करते हैं, तो प्रत्येक बच्चों को 10 प्रकार के सॉल्यूशन सीखने के लिए अवसर मिलते हैं। तो ये ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सही है, क्योंकि क्या हो जाएगा, बच्चे अपने साथियों के सहयोग से कौशल सीख लेते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर करें और आगे क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से सुने और कान में ईयरफोन लगा के बारीकी से एक एक मतलब पॉइंट को देखें और हमारी आवाज़ को ध्यान से सुने और एक एक टॉपिक को समझते चलें, तभी आपकी समझ बढ़ पाएगी। और ये चीज़ और याद रखिएगा, जो है ना सब्जेक्ट ये होता है सीड में पेडागॉजी, ये सामान्यतः हर सब्जेक्टों के लिए कुछ न कुछ समान होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सीडीपी का पढ़ा हो पेडागॉजी, तो उसके लिए कुछ काम करेगा ईवीएस में, कुछ काम करेगा हिंदी में, कुछ काम करेगा मैथ्स में। ऐसा नहीं कि हर में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसीलिए सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।